दलित पॅन्थर महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष तथा बिरसा फायटर्सचे कोकण विभाग अध्यक्ष व आदिवासी एकता परिषद भूमी सेना ठाण्याचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ सरनोबत आदिवासींच्या प्रश्नांवर ऍक्टिव्ह मोडवर। काफी लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या भारतीय आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं या वो अफ्रीका से यहाँ आकर बसे थे। दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ सवाल कौंध रहे हैं तो आपको बता दें कि भारत के आदिवासियों का काफी लंबा इतिहास रहा है जो कि 3 लाख साल पुराना है। इतना ही नहीं, वो बाहर से आकर यहाँ नहीं बसे हैं बल्कि आदिवासी भारत के ही मूल निवासी हैं। जी हाँ, ये बात एकदम सच है और आज हम आपके सामने इसके सबूत भी पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिवासी कौन है? आदिवासी शब्द 2 शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की जनसंख्या का 8.6% हिस्सा यानी 10 करोड़ आबादी आदिवासियों की ही है। आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है और भारत में लगभग 461 जनजाति के लोग निवास करते हैं। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय की बात करें तो इनमें गोंड, मुंडा, खड़िया, भील, संथाल, लोहरा, बिरहोर, पारधी, असुर, मीणा, उराव आदि शामिल हैं। दोस्तों, आदिवासी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पारंपरिक संस्कृति को आज भी बचाए हुए हैं। ये अपने इतिहास से ही स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी रहे हैं। आदिवासी लोग ही हैं जिन्होंने देश में संस्कृति के बीज बोए। ये लोग प्रकृति को ही भगवान मानते हैं और इसकी ही पूजा करते हैं। इन सभी के बावजूद आदिवासी लोगों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है। भारतीय आदिवासी का इतिहास। दोस्तों, भारतीय आदिवासियों के अस्तित्व और इतिहास को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। अधिकांश लोगों का यही दावा है कि भारतीय आदिवासी अफ्रीका से आकर यहाँ बसे थे, ये भारतीय नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें करीब 4 अरब साल पीछे जाना होगा, क्योंकि पृथ्वी का गठन 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। लेकिन तब ये आग का गर्म गोला मात्र थी। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। फिर धीरे धीरे कई साल गुजरे और धरती नॉर्मल स्थिति में आई। तब जाकर 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। पहला सबूत, आपको बता दें कि धरती का सबसे पुराना उपमहाद्वीप कोई और नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप है। शायद आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन धरती पर जीवन होने का सबसे पुराना सबूत भी भारत में ही मिलता है। वैज्ञानिकों ने मध्य भारत में एक लाल शैवाल की खोज की है जो 1.6 अरब साल पुराना जीवाश्म है। इसे मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक चट्टान की तलहटी में खोजा गया है। माना जा रहा है कि ये धरती पर मौजूद पौधों के रूप में जीवन का सबसे पुराना सबूत है। इसके मिलने से ये समझा जा रहा है कि आधुनिक बहुकोशिकीय जीवन पूर्व की सोच से बहुत पहले ही पनप चुका था। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत छोटे इन बहुकोशिकीय जीवाश्मों में एक तो धागे जैसा दिखता है जबकि दूसरा गोल बल्ब जैसा। खोजकर्ताओं का मानना है कि ये जीवाश्म जिस समय के हैं उस वक्त पृथ्वी की सतह लगभग बंजर थी। तब जीवन तो था लेकिन काफी सूक्ष्म रूप में मौजूद था। उस वक्त आज के मुकाबले वातावरण में केवल 1 से 10% ही ऑक्सीजन मौजूद थी। आपको बता दें कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति में पौधों की विशेष और बड़ी भूमिका रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रकाश संश्लेषण के वक्त यानी फोटोसिंथेसिस के वक्त पौधे सूरज की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी तैयार होती है। इस तरह से पौधे के अस्तित्व में आने से ही पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को तैयार करने में मदद मिलती है। इस सबूत के मिलने से ये साबित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप वो जगह है जहां 1.6 अरब साल पहले जीवन ने सांस लेना शुरू किया था। लेकिन वहीं अधिकांश जानकारों का मानना है कि इंसान की उत्पत्ति भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका देश में हुई थी। कहते हैं कि अफ्रीका की जमीन से ही करीब 70 लाख साल पहले इंसान धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। इसका मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आदिवासी लोग भारत के नहीं हैं बल्कि वो अफ्रीका से आए हैं। ये अफ्रीका से यहाँ आकर बसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी जीव की उत्पत्ति लगभग 60 से 20 लाख साल पहले हुई थी और उस इंसानी जीव को आदि मानव कहा जाता था। ये वानर जैसे ऐसे जीव थे जो 2 पैरों पर चलते थे। दोस्तों, प्राचीन मानव के अवशेष अफ्रीका और एशिया उपमहाद्वीप के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
अफ्रीका से प्राप्त अवशेषों को एस्ट्रोलोपिथेकस कहते हैं और चीन में मिले अवशेषों को सिनेंथ्रोपस के नाम से जानते हैं। वहीं जावा से प्राप्त अवशेषों को पिथेकैंथ्रोपस कहते हैं। इसके अलावा विभाजित भारत के शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त अवशेषों को शिवापिथिकस कहा जाता है। शिवापिथिकस की बात करें तो ये 55 से 15 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर निवास करते थे, लेकिन असल मायने में वास्तविक इंसान होमो हैबिलिस माने जाते हैं, जो पूरी तरह से इंसान अर्थात मनुष्य थे। यानी उनका दिमाग काफी तेज था। इनके खोपड़ी और मस्तिष्क के आकार से पता चलता है कि ये बोलने में भी सक्षम थे। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो उपकरण बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान थे। ये करीब 5 फीट लंबे और सीधे थे। होमो हैबिलिस के समय काल की बात करें तो ये 25 लाख साल से 20 लाख साल पहले रहा करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा एशिया उपमहाद्वीप के अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुए हैं। इनके बाद बारी आती है होमो इरेक्टस की। इनका शरीर बिल्कुल सीधा और चेहरा छोटा लेकिन लंबा था। इनका एक बड़ा मस्तिष्क था। होमो इरेक्टस अच्छे औजार बनाना और उनका सही उपयोग करना बखूबी जानते थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया और उस पर काबू पाना सीखा। आपको बता दें कि आग की खोज मानव इतिहास के सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। होमो इरेक्टस मांसाहारी थे। ये गुफाओं में परिवार बनाकर रहते थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करते थे। इनका समय काल 19 लाख से 5 लाख साल पहले था। इसके बाद तीसरी मानव प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस। इसके 2 प्रकार हैं। पहला होमो सेपियंस निएंडरथाल्स। इस तरह के मानव आकार में विशाल थे। इनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य से बड़ा था। ये बेहद शक्तिशाली और मांसाहारी थे। इनके समय से प्राप्त औजारों से पता चलता है कि ये काफी खतरनाक शिकारी थे। इस प्रजाति के जीव परिवार बनाकर गुफाओं में रहना पसंद करते थे। दूसरा होमो सेपियंस सेपियंस। आधुनिक मनुष्य इसी प्रजाति के मानव को कहा जाता है। ये होमो सेपियंस निएंडरथाल्स की तुलना में आकार में छोटे थे। अपने पूर्वजों की तुलना में इनका मस्तिष्क भी छोटा था। समय के साथ साथ इनके जबड़े, खोपड़ी और ठुड्डी की गोलाई में कमी आई। इनका समय 8 लाख से 3 लाख साल पहले तक का माना जाता है। इनके अवशेष फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, मध्य एशिया, भारत, चीन और जापान सहित 100 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक मानव के सबसे नजदीकी पूर्वज होमो सेपियंस सेपियंस माने जाते हैं। इनका समय काल 1 लाख से 15,000 साल पहले का है। दोस्तों, जैसा कि सबसे अधिक मानव जीवाश्म अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये मान लिया गया है कि इंसानों की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत सहित एशिया के कई भागों में मानव अवशेषों के मिलने से ये धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। दूसरा सबूत, अगर हम भारत उपमहाद्वीप में मिले सबूतों को देखते हैं तो पता चलता है कि झारखंड और राजस्थान के जीवाश्म लगभग 14 करोड़ से 6 करोड़ साल पुराने हैं। बता दें कि 60 से 20 लाख साल पहले शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में शिवापिथिकस रहा करते थे। भारत के नर्मदा क्षेत्र हथनौरा से प्राप्त मादा मानव खोपड़ी होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस की मानी जा रही है। ये 5 से 3 लाख साल पुरानी है। तीसरा सबूत तमिलनाडु में चेन्नई के पास अतिरंबकम में मिला है। यहाँ से जो उपकरण मिले हैं वो भारत ही नहीं बल्कि मानव इतिहास के लिए काफी खास हैं। यहाँ से प्राप्त मानव अवशेष और औजार 3 से 1,60,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। यहाँ से मिली खोपड़ी एक 5 साल के बच्चे लेटराइट बेबी की है। दोस्तों, इसकी पहचान होमो सेपियंस के रूप में की गई है। नर्मदा, दामोदर, राजमहल और गोदावरी राजकृष्णा में 3 लाख साल से लेकर 50,000 साल पहले तक के मानव जीवाश्म, जानवरों की हड्डियां, पत्थरों के बने औजार, गुफा और शैल चित्र मिलते हैं। वहीं भीमबेटका की गुफाएं और शैल चित्र 50,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। चौथा सबूत, भीमबेटका में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोज निकाला है। ये करीब 57 करोड़ साल पुराना है। इसका नाम डिकन्सोनिया है और देश में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक डिकन्सोनिया के जीवाश्म 4 फीट तक बढ़ सकते हैं और भीमबेटका में मिला जीवाश्म 17 इंच लंबा है। दोस्तों, इस तरह भारत में दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म मिलने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि भारत, चीन और जावा से प्राप्त मानव जीवाश्म सिनेंथ्रोपस, पिथेकैंथ्रोपस और शिवोपैथिकस से ये प्रमाणित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आदिवासी अफ्रीका से नहीं आए थे।
उनका जन्म यहीं हुआ था और विकास भी यहीं हुआ था। बाद में ये अफ्रीका सहित अन्य देशों में चले गए। इसी के साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के एक बड़े समूह का ये मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में मानवों के पूर्वजों का जन्म और विकास हुआ और यहीं से ये पूरी दुनिया में फैल गए। इस अवधारणा के 3 और मुख्य आधार हैं, जिनमें से पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा जीन वंश परंपरा और तीसरा है भाषा। सबसे ज्यादा संभावना यह है कि मात्रक जीन पूरी तरह से भारतीय हैं और जेनेटिक वंश परंपरा का हैप्लोग्रुप L1, L1, L2, L3, MN सभी का जन्म भारत में ही हुआ था। जेनेटिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि मात्रक DNA L0 और L1 वंश का प्रवास अफ्रीका में 1,30,000 साल पहले हुआ था, जहां इन्होंने विलुप्त हो चुके पूर्वजों के साथ मिलकर एक ऐसी नई प्रजाति के रूप में जन्म दिया जो बाद में एक नई नस्ल के रूप में विकसित हुई। इस तरह नर्मदा वुमेन, लिटरेट बेबी और रोडेशियन मैन अफ्रीका थ्योरी को एक बड़ी चुनौती देते नजर आते हैं। अगर हम मौजूदा प्रमाणों पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि भारत में पुरातन आधुनिक मनुष्य कम से कम 3 लाख साल पहले निवास करते थे, जिनमें से कुछ भारत के नर्मदा से लेकर राजमहल तक रहते थे तो कुछ दक्षिण भारत से श्रीलंका तक फैले थे। गौर करने वाली बात है कि तथाकथित रोडेशियन मैन की खोपड़ी में जो अनोखी चीज मिली है वो अन्य पुरानी अफ्रीकी खोपड़ियों में मौजूद नहीं है, लेकिन नर्मदा वुमेन की खोपड़ी और सभी आधुनिक मनुष्यों में उपस्थित है। इसलिए ये पूरी संभावना है कि इंसानी प्रजाति भारत से लगभग 1,60,000 साल पहले अफ्रीका के जाम्बिया चली गई थी। इसके बाद करीब 85,000 साल पहले के आसपास भारतीय मानव का एक और समूह MN के विभाजन से पहले L0 का L0A, L0K, L0D, L1, L2, L3 अफ्रीका में ट्रांसफर हो गया, जो साउथ ईस्ट एशिया की ओर चला गया, जबकि इनमें से कुछ दक्षिणी चीन में जा पहुंचे। इसके अलावा 74,000 साल पहले माउंट टोबा विस्फोट हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि ये विस्फोट उस समय हुआ था जब आदि मानव एशिया के तमाम इलाकों में फैल रहे थे। इससे भारत के पर्यावरण में काफी बड़ा बदलाव हुआ। भयंकर ठंड पड़ने से L0, L1, L2, L3 की भारत में मौत हो गई, जबकि अफ्रीका में वो जिंदा बचे थे। माना जाता है कि उस वक्त भारत में केवल 1,000 लोग ही जिंदा बचे थे। बाद में जब भारतीय उपमहाद्वीप का वातावरण रहने लायक हुआ तो भारतीय आदिवासी न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में चले गए। वहीं कुछ लोग साउथ ईस्ट एशिया से पूर्व और नॉर्थ ईस्ट एशिया में फिर से वापस लौट आए। आपको बता दें कि भारत के आदिवासी समुदाय जैसे मुंडा, संथाल, खड़िया, उराव, असूल, भील सभी का पैतृक जीन M9502A एक ही वंश परंपरा का है। इसके अलावा ऑस्ट्रो-एस्टियास्टिक की मुंडा, संथाल, खड़िया आदि भाषाएं 70,000 साल पुरानी हैं, जबकि ग्रेट अंडमानी निकोबारी भाषाएं 65,000 साल पुरानी हैं। खासी भाषा 57,000 साल पुरानी है। इन सभी शोध और तथ्यों से साबित होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप ही इंसानी विकास का मूल केंद्र है। यहीं से मानव इतिहास की शुरुआत हुई और इसी लिहाज से साबित होता है कि भारतीय आदिवासी का इतिहास कम से कम 3 लाख साल पुराना है। भारतीय आदिवासी ही दुनिया के पहले और मूल नागरिक हैं। तो दोस्तों, अब आपकी नज़र में दुनिया के सबसे पहले नागरिक दुनिया के किस कोने से आए थे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम और आप लोगों को हिंदू बना करके और हाथ जोड़ करके अगरबत्ती करके पूजा पाठ करने के लिए लगा रखा है। ये अंधविश्वास हमारे को ले डूबेगा। संत रविदास जी ने कहा कि जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाते हैं रेदास जात का रोग। ये जाति का रोग है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और इस जाति के रोग ने हम लोगों को बर्बाद किया है। और अपने को अब अपनी जाति इंसान के रूप में रखनी चाहिए, हम किसी से कम नहीं। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, इस जो जाते हैं इन यात्राओं में, तब हमारे लोग मतलब बहुत सारे जाते हैं। अरे भाई, आपने क्या जुल्म किया? आप किस लिए जाते हो देवताओं के यहाँ?
कबीरदास ने कहा था कि बायर भटके कोई तेरे सब सुख है घट मोई। और फिर उन्होंने दूसरे एक दिया है कि है हजूर तो तू दूर क्यों बतावे। हमारे अंदर ही है सब कुछ है जो। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जिसकी श्रद्धा है वो भगवान को माने, ईश्वर को माने, अल्लाह को माने। ये स्वतंत्र भारत है और धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन मैं आपको कहता हूं ये धर्म के नाम पे बहुत बड़ी दुकानदारी चल रही है। कोरोना काल में सारे दरवाजे बंद हुए। आपसे किसी ने घोई मांगी, कोई यात्रा मांगी किसी देवी देवता ने? तुम्हारी बहन बेटी को कोई अंदर देवता आया क्या कोरोना के काल में? मंदिर बंद है। मैंने देखा घुटियां जो आती हूं करे वो आदमी और औरत को किसी को ही नहीं आई। देवता सर के पंड से निकल गए। एक मौत का भय सताने लगा। तो ये बात सत्य है कि ये अंधविश्वास है जिसको हमने जकड़ के रखा है। हम लोगों में एक ही बाबा साहब के मिशन को मानो और अपनी बेटियों और बेटों को पढ़ाओ। और उसके बाद में मैं आपको एक बात के लिए जो मैंने सुना उसके लिए आपको इस 14 या 24 गांवों के परगना को मैं कोरोना पट्टी के लोगों को बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ओसर मोसर बंद करके, मीठा बंद करके दाल रोटी का सिस्टम किया है। उसके लिए आपको पूरी आपकी पंच पटेलों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये समाज सुधार की दिशा में कदम उठाया गया है। अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति सक्षम है तो तुम्हारे और हमारे जो बाप दादा उसका नाम परमानेंट रखने के लिए हमारी जो छात्रावास है जिसमें हमारे समाज की उन्नति का जो मंदिर है उस छात्रावास में बच्चे पढ़े उसके लिए कमरा बना के दे दो। कम आपके पास समर्थता है तो उसके अंदर कम पैसे ही दे दो। लेकिन पैसा है वो आगे भी हमारे काम आए। एक दिन री शोभा और उम्र रोबा, एक दिन महीना मीठा बनाना ये बिल्कुल काम छोड़ दो। और मैं उसी क्रम में ही चल रहा हूं, हमारे वहां भी छोड़ा है। और दूसरा इस समाज को मैं अंतिम बात कहता हूं कि अगर समाज को अगर गुलामी से मुक्ति दिलानी है तो गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक तो हथियार है शिक्षा और दूसरा जो रुलने से बचाने के लिए आपको शराब छोड़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा कोई दूसरी चीजें हैं। अगर शराब के नशे में आपसे सारी चीजें छीन ली जाएगी। एक कोई साधु टाइप का व्यक्ति था, उसको फंसा लिया कहीं और कह दिया कि तुम्हारे सामने 3 चीजें इसका यूज कर, तो 3 उसके उसूल के खिलाफ थी। या तो मीट खा, या प्राय स्त्री से संभोग कर, या ये फिर शराब पी। उसने कहा ये तीनों चीजें तो मेरे तो उसूलों के खिलाफ है। फिर उसने आखिर में कहा चलो पानी है, कड़वो है, मीठो है, जेड़ो है, जो है थोड़ो है पी लो। फिर जो ही उसने वो थोड़ा सा दारू पिया तो उसकी इच्छा हुई जो उसने उस मांस को खा लिया। और जब मांस खाया तो वो तीसरे वाला भी उल्टा काम करने की उसकी बुद्धि चली गई। तो ये बर्बादी का कारण है। आप मेहरबानी करके अपने घर में बच्चा है उसको आप शराब की आदत छुड़ानी पड़ेगी। और छुड़ाने के लिए आपके बड़े बुजुर्गों को इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जिसका बड़ा भाई है शराबी तो छोटा पिए तो क्या है खराब। फिर कहते हैं कि नहीं ये जो अपन रुड़ाने वास्ते करे नहीं हो। देखो मैं एक आपको लास्ट बात कहना चाहता हूँ। मैं वहां गया जब वो जो पाली में मर्डर हुआ था जितेंद्र का, उस गांव के अंदर गया तो वहां पर 250 गांव में मेघवाड़ों के घर है और करीबन 600-700 घर है जो राजपुरोहितों के हैं और छोटे मोटे कोई दूसरे होंगे। मैं उस गांव के अंदर जब घुसा तो मैंने देखा सारी पक्के मकान जाकर के मैं रुका वहां तो मेघवाड़ों के घर के आगे रुका तो ये सेम उसी टाइप का मकान। मैंने कहा अभी तो मेघवाड़ और मोहल्लो तो कौन आए, क्योंकि जैसी दशा देखो आप बाहर तो क्या घर तो यही है। फिर वहां जाकर के मैंने पूछा तो 250 घरों के पास 1 इंच जमीन खातेदारी नहीं। आप आज इस परिवार के पास मैंने पूछा कि 200 बीघा जमीन है लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकती है और उनके पास इंच जमीन नहीं। मैंने कहा ये फिर तुमने ये ऐसे मकान कैसे बना लिए?
तो एक उन लोगों के साथ में 1 इंच जमीन नहीं तो मजूरी कहाँ किसके खेत में जाए, खेत किसका जोतेंगे, ये तो आप समझ ही गए। लेकिन एक चीज उस गांव से उनको फायदा भी हुआ। वो क्या फायदा हुआ कि उस गांव के अंदर, पुरोहितों के गांव के अंदर एक भी ठेका नहीं लगने दिया उन्होंने, पुरोहितों ने। उस चीज का फायदा उस मेघवाड़ों को मिला, नहीं तो फट भर लेता। और वो लोग पढ़ लिख गए और शराब नहीं पीने की वजह से उन लोगों का नुकसान नहीं हुआ। तो आप समझिए खराब है, वो बहुत खराब है। आप लोगों ने मुझे सुना तो ये विश्व आदिवासी दिवस का सफर, सड़क से संसद तक। भारत में पहली बार आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत साल 1999 में झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स यानी जोहार ने झारखंड के चाईबासा टाउन हॉल में तत्कालीन अधिवक्ता रत्नाकर भेंगरा, रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की, डॉक्टर शांति खालको एवं उनके कुछ साथियों के मार्गदर्शन में आयोजन किया था। भारत में फिर भी साल 1999 से 2008 तक विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया था जितना हमें उम्मीद था। जब आदिवासी महासभा ने प्रत्येक 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत साल 2008 से झारखंड के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के बंडेल से की थी, तब के दौर में पूरे भारत देश में सिर्फ इक्का दुक्का क्षेत्रों में ही बहुत छोटे स्तर में ये दिवस मनाई जाती थी, जिसकी मुख्य वजह 4 थी। पहला, आदिवासी समुदायों के बीच में इस बात की जानकारी का अभाव होना कि यूएनओ द्वारा 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल की घोषणा साल 1994 में ही कर रखी है। दूसरा, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरह विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार नहीं किया जाना। तीसरा, तत्कालीन एनडीए व यूपीए की सरकारों द्वारा यूएनओ में ये बयान दिया जाना कि भारत देश में आदिवासी है ही नहीं। इस कारण हमारे जनप्रतिनिधियों के मन में आदिवासी दिवस के प्रति दुविधा की स्थिति का पैदा होना। चौथा, जनजातीय समुदाय के जहन में ये धारणा व डर बना रहना कि खुले तौर पर हमारे विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने से हम शायद राष्ट्र विरोधी कहे तो नहीं जाएंगे। जब साल 2008 से आदिवासी दिवस जमशेदपुर के रेगल मैदान में पहली बार खुले मैदान में मनाई गई, तब लगभग 3000 लोगों ने ही इसमें भाग लिया था। ये आयोजन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं विभिन्न आदिवासी समुदाय के अगुओं के सामूहिक प्रयास से किया गया था। उक्त आयोजन में छत्तीसगढ़ से पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अरविंद नेताम व श्री शिशुपाल सूरी, तत्कालीन उप सचिव गृह विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 4 प्रतिनिधियों ने जमशेदपुर आकर विश्व आदिवासी दिवस की महत्ता को समझा एवं साल 2009 में इसका आयोजन बहुत ही छोटे स्तर पर छत्तीसगढ़ के कांकेर और रायपुर 2 जिलों में शुरुआत की। जमशेदपुर में साल 2009 में फिर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों व पारंपरिक ग्राम सभाओं की अगुवाई में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल से आनंद प्रकाश टोप्पो, थैदुस लकड़ा, छत्तीसगढ़ से पूर्व IAS श्री SR नेताम, नारायण मरकाम एवं झारखंड के लगभग 15 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आदिवासी दिवस को थोड़ा और अधिक विस्तारीकरण किया। साल 2010 तक विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार कर पाने में हमने थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उतनी नहीं कि लोग दूसरे त्योहारों की तरह ही स्वयं इसे स्वीकार करें, क्योंकि अब भी लोगों के जहन में बहुत से संशय या अदृश्य डर इस दिवस के प्रति बना हुआ था। लेकिन पिछले 3 वर्षों के आयोजन ने इस दिवस के बारे में जागरूकता पैदा करने में मील का पत्थर साबित हुआ एवं साल 2010 में जमशेदपुर के रेगल मैदान में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आदिवासी दिवस को और अधिक विस्तार करने में मदद किया। लेकिन तब तक भी हम इस आदिवासी दिवस के प्रति लोगों के जहन से संशय एवं डर को समाप्त करने में बहुत अधिक सफलता हासिल नहीं कर पाए थे।
क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों के आदिवासी नेताओं का लगातार ये प्रयास जारी रहा था कि किसी भी तरह विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों को विफल कराया जाए। तब मुखवान श्री विजय कुजूर के नेतृत्व में कई राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड के आदिवासी समाज सेवियों के सहयोग से संपूर्ण भारत में विश्व आदिवासी दिवस की महत्ता यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल के 46 तरह के आदिवासी अधिकारों के प्रस्तावना के बारे में 5वीं व 6वीं अनुसूची, आदिवासी रूढ़ी प्रथा व पारंपरिक ग्राम सभा, स्वशासन व्यवस्था, आदिवासी के भाषा संस्कृति व इतिहास के विषयों पर जन चेतना लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया गया, जिसका परिणाम भी सकारात्मक आया। एवं साल 2010 से कुछ राज्यों में सरकारी स्तर पर न चाहते हुए भी विश्व आदिवासी दिवस का पालन किया जाने लगा। छत्तीसगढ़ राज्य में तो प्रत्येक जिला स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस के आयोजनों के लिए अनुदान राशि भी दिया जाने लगा था। साल 2011 से पुनः रिगल मैदान जमशेदपुर में आदिवासी दिवस में अनेक राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधियों की सहभागिता लगातार बढ़ती रही एवं इसका विस्तार बृहद पैमाने पर भी होने लगा। अब तक झारखंड सरकार न चाहते हुए भी विश्व आदिवासी दिवस का सरकारी स्तर पर आयोजन करने लगी। अतः विश्व आदिवासी दिवस को धीरे धीरे सरकारी मान्यता प्राप्त होने लगी थी और अब मीडिया वाले भी विश्व आदिवासी दिवस के बारे में थोड़ी बहुत कवरेज देने लगे थे। साल 2012 से साल 2015 तक हम सामूहिक रूप से विभिन्न सामाजिक संगठनों, देश के विभिन्न आदिवासी समुदायों व उनकी पारंपरिक ग्राम सभाओं के लगातार प्रयासों से लोगों के जहन से विश्व आदिवासी दिवस के प्रति डर और संशय को निकालने में सफल होने लगे थे। फिर विभिन्न राज्यों में अनेकों जगहों पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए जन सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। पश्चिमी भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में हम लोगों के सामूहिक प्रयास का सबसे अधिक असर दिखने लगा था, जिसमें आधुनिक बिरसा मुंडा के नाम से प्रसिद्ध श्री भंवरलाल परमार जी के नेतृत्व में आदिवासी परिवार व भील ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाई एवं गुजरात के विजय मच्छार व राजस्थान के कांति भाई रोत ने उनका बखूबी साथ दिया। इस दिवस के माध्यम से अब भील क्षेत्रों में भील आदिवासी समुदाय अपनी पुरानी पहचान वापस पाने लगे हैं। उसी प्रकार मध्य भारत में विश्व आदिवासी दिवस को नई उड़ान भरने में आदिवासी महासभा के रमेश कुशराम, रावण शाह उइके, जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के डॉक्टर हीरालाल आलवा, विक्रम अछालिया, जगदीश महावी, बिरसा ब्रिगेड के सतीश पेंद्राम, ध्रुव किशोर मरावी, महाराष्ट्र के संतोष आत्रम, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के श्री नेहरू मांडवी, आदिवासी युवा छात्र संघ के याकूब तिर्की एवं बबीता राज तिर्की, अखिल गोंडवाना गोंड आदिवासी महासभा के श्री शिशुपाल सोरी, सर्व आदिवासी समाज के अनूप टोप्पो, बसंत कुजूर, डॉक्टर नारवेन कासव टेकाम, जेरोम मींज, उड़ीसा के भारत राजी पढ़ा के बागी लकड़ा व प्रवीण भगत, जॉर्ज तिर्की, क्रिस्टोफर किरकिट्टा, झारखंड के सुश्री मीनाक्षी मुंडा, सरना समिति के अजय तिर्की, बेड़ो के पढ़ा राजा पद्मश्री श्रीमोन उरांव, समाज सेवी व मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री ग्लैडसन डुंगडुंग, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल मिंज, चमड़ा लिंडा, सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा, पूर्व महासचिव राजकुमार पाहन, फादर अगस्टिन किरकेटा, विनोद भगत, विश्वनाथ तिर्की, जयस झारखंड के संजय पाहन, झारखंड के कुल्हान प्रमंडल के स्वर्गीय केसी हेम्ब्रम, छात्र नेता जसाई मार्डी, इंद्र हेम्ब्रम, आदिवासी महासभा के पूर्व अध्यक्ष केसी मार्डी, नियरन हेरेंज, माझी परगना महाल के बैजू मुर्मू व दशमत हासदा, इंटरनेशनल संताल काउंसिल के स्वर्गीय डीसी मुर्मू, पश्चिम बंगाल आदिवासी विकास परिषद के बिरसा तिर्की, ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम यानी आसा के स्टीफन लकड़ा,
रांची एसोसिएशन अंडमान निकोबार के प्रकाश मिंज ने अपने अपने क्षेत्रों में और भी क्षेत्रीय संगठनों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 2016 तक विश्व आदिवासी दिवस का प्रचार प्रसार काफी विस्तार हो चुका था। जमशेदपुर में पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में श्री फुलमन चौधरी यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज UNPFII के सदस्य के रूप में शरीक होकर आदिवासी दिवस के माध्यम से ये संदेश देने में सफल हो पाए कि भारत में आदिवासी हैं। साल 2016 में जमशेदपुर में पहली बार देश विदेश के 48 सामाजिक संगठनों के साझा नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस का विशाल स्तर पर आयोजन किया गया एवं भारत के अधिकतर आदिवासी बहुल राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ साथ नेपाल के फुलमन चौधरी, नेवर स्टूडेंट एसोसिएशन नेपाल के श्री अनिश श्रेष्ठा एवं एशिया यंग इंडिजिनियस पीपल्स नेटवर्क फिलीपींस के महासचिव जूलियस डाकवीटन एवं फिलीपींस के ही महिला नेत्री सुश्री शैलो ने भी शामिल होकर आदिवासी महासभा के नेतृत्व वाली इस आदिवासी दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बना दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एशिया यंग इंडिजिनियस पीपल्स नेटवर्क के अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी मुंडा एवं बेलोसा बबीता कच्छप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मेगा आयोजन को सफल बनाने में आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फागू सोरेन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री विजय कुजूर व राष्ट्रीय महासचिव श्री कृष्णा हांसदा ने अहम भूमिका निभाई। पहली बार इस विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से देश के सैकड़ों जगहों में लाखों लोगों ने देखा एवं विदेशों में भी देखा गया। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस अपने असली परवान पर थी। हर राज्यों के विभिन्न जिलों व प्रखंडों में जबरदस्त जन समर्थन सड़कों में उमड़ रही थी। आखिर अपार आदिवासी जन समर्थन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं कई राज्यों के मंत्रियों एवं राज्यपालों को भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। साल 2016 में ही जमशेदपुर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान निकोबार के प्रतिनिधियों ने मिलकर आदिवासियों के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कुछ मांग बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जैसे विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, संविधान संशोधन कर अनुसूचित जनजाति की जगह पर आदिवासी शब्द को पुनर्स्थापित करने पर जोर दिया गया। यूएनओ में हिंदी अनुवादक की मांग रखी गई। पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। इस तरह कुल 19 आदिवासी अधिकारों के प्रस्तावना को राष्ट्रीय स्तर पर पारित किया गया। अतः अब विश्व आदिवासी दिवस की ताकत को विभिन्न राज्य सरकारों एवं राजनीतिक पार्टियों द्वारा स्वीकार किया जाने लगा था। अब वे भी विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर करने लगे थे। अब तक उद्योग जगत के लोग भी विश्व आदिवासी दिवस की ताकत को स्वीकार करते हुए पहली बार टाटा स्टील जमशेदपुर के नेतृत्व में कई बड़े उद्योगों के साथ मिलकर साझा कार्यक्रमों का बृहद पैमाने पर मनाना शुरू किया गया। अतः उद्योग जगत के लोगों को भी विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन एवं प्रचार प्रसार करने के लिए बाध्य कर देना हमारे लिए बहुत ही बड़ी एवं ऐतिहासिक उपलब्धि है। अतः पहली बार साल 2017 में भारत में आधिकारिक रूप से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर यूएनओ के प्रतिनिधि के रूप में आदिवासी मामलों के स्थायी मंच के उपाध्यक्ष माननीय फुलमन चौधरी, वाइस चेयर UNPFII ने रिगल मैदान जमशेदपुर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस बात को मजबूती दी कि भारत में आदिवासी हैं। इस आयोजन में देश के अधिकतर राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर फिर से साल 2016 में पारित 19 आदिवासी अधिकारों की राष्ट्रीय प्रस्तावना को समीक्षा कर साल 2017 में 20 आदिवासी विषयों पर पुनः राष्ट्रीय प्रस्तावना पारित किया गया।
अब साल 2020 तक आते आते विश्व आदिवासी दिवस की प्रासंगिकता विभिन्न राज्यों के विधानसभा एवं संसद में भी गूंजने लगी है। आखिर हम सब मिलकर 20 आदिवासी अधिकारों की राष्ट्रीय प्रस्तावना को धरातल पर उतारना शुरू कर दिए हैं। परिणाम स्वरूप कई राज्यों ने विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। अब पारंपरिक ग्राम सभा पहले की तरह सशक्त एवं पुरानी पहचान वापस पाने लगी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पारंपरिक ग्राम सभाओं को अपने अपने क्षेत्रों का वन विभाग के डीएफओ एवं पटवारी के उपस्थिति में सीमांकन कर नई नक्शा के साथ सरकारी मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इसे लेकर प्रशासन और ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद न हो। पश्चिमी भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में जय जोहार, जोहार शब्द आदिवासी उद्बोधन के रूप में स्थापित होना उनको अपनी पहचान एवं भाषा, संस्कृति, बोली को वापस पाने में मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन ने तो सरकारी कर्मचारियों को अवकाश के लिए आवेदन करने पर जोहार उद्बोधन शब्द लिखना अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय आदिवासी प्रस्तावना की एक अहम मांग थी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में आदिवासी इंडिजीनियस के रूप में स्वीकार करे, और इस मांग को यूएन असेंबली ने स्वीकार करते हुए ये कहा है कि दुनिया के सभी देशों में आदिवासी जिस भी नाम से उनकी स्थानीय भाषा में वो जाना जाता हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिजीनियस आदिवासी ही माना जाएगा। यूएन असेंबली ने हिंदी इंटरप्रेटर के लिए भी एक समिति का गठन कर दिया है, ताकि उनकी रिपोर्ट के बाद इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। अब राष्ट्रीय आदिवासी प्रस्तावना का हिस्सा रहे यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स (UNDRIP) के प्रस्तावना के आदिवासी अधिकारों को भी धरातल पर उतारने के लिए प्रयास जारी है। विश्व आदिवासी दिवस के सफर में हमें अब भी बहुत कुछ करना और पाना बाकी है, जिसे हम सब मिलकर ही हासिल कर सकते हैं। इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ भी जानती है, इसलिए साल 1994 में सिर्फ 10 वर्ष के लिए घोषित इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल को आज भी प्रत्येक 10-10 वर्षों के लिए विस्तार करते आ रही है, ताकि विश्व के सभी आदिवासियों को अपने जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, बोली, परंपराओं एवं अपनी पुरानी पहचान वापस प्राप्त कर उनका सर्वांगीण विकास हो एवं वे पहले की तरह आत्मनिर्भर बन सके। जोहार, जय जोहार, जय सेवा, सेवा जोहार, प्राकृतिक जोहार। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। यूएनओ घोषित किया है आज का दिन अधिकार को लेने बोला है। यूएनओ घोषित किया है आज का दिन अधिकार को लेने बोला है। जोहर जोहर करेंगे, दुनिया को भी बोलेंगे। जोहर जोहर करेंगे, दुनिया को भी बोलेंगे। सोना चांदी लोहा कोयला खनिज सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। सोना चांदी लोहा कोयला खनिज सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। आदिवासी आदिवासी अब हम सबको बोलना है। आदिवासी आदिवासी अब हम सबको बोलना है। जल जंगल जमीन खलिहान सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। जल जंगल जमीन खलिहान सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। संविधान की बातों को अब हम सबको बोलना है। संविधान की बातों को
अब हम सबको बोलना है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र का हम राजा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र का हम राजा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे, विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। यूएनओ घोषित किया है आज का दिन, अधिकार को लेने बोला है। यूएनओ घोषित किया है आज का दिन, अधिकार को लेने बोला है। जोहर जोहर करेंगे, दुनिया को भी बोलेंगे। जोहर जोहर करेंगे, दुनिया को भी बोलेंगे। सोना चांदी लोहा कोयला खनिज सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। सोना चांदी लोहा कोयला खनिज सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। आदिवासी आदिवासी अब हम सबको बोलना है। आदिवासी आदिवासी अब हम सबको बोलना है। जल जंगल जमीन खलिहान सब मेरा है, सुप्रीम कोर्ट भी यही बोला है। विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे, विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे। यूएनओ घोषित किया है आज का दिन, अधिकार को लेने बोला है। यूएनओ घोषित किया है आज का दिन, अधिकार को लेने बोला है।